हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम टीयर 1 2023 के लिए टेस्ट 1 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के क्वेश्चन को और इंग्लिश के क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी टोटल यहाँ पर 25 और 25 50 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर की। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न है 27 नंबर की। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो आपको बताना है किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी। तो ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किला मुबारक। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो बताना है आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। अब 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो बताना है हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1882 में। अगला प्रश्न है 30 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो बताइए, ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सोनम लोचार। अगला प्रश्न है 31 नंबर। बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बताइए बैंजो जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तुर्य वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर दिया गया कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बताना है पचमढ़ी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर की। बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बताना है बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंबल नदी की। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है 35 नंबर की। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? तो बताना है किससे संबंधित है वेल्ड, डाउन्स और पंपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी घास के मैदानों से। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नतांगकी यानी अंटकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए एंटकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो बताना है किस वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1947 में। अगला प्रश्न है 38 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्राम पंचायतों का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। अब 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो बताना है कितने प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 50। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर यहाँ पर दिया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो बताना है कब की गई थी। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट के शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है?
तो बताना है कौन सा क्रेडिट के शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सांगठनिक पदानुक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दिया गया कि जिस गति से कोई वस्तु किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करती है उसे कहा जाता है। तो आपको बताना है उस गति को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पलायन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी स्टीम आयरन। अगला प्रश्न है 44 नंबर की बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताना है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। अब 45 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पेनिसिलियम। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर दिया गया कि पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो बताना है पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर की MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू टैब में उपलब्ध होता है। आपको बताना है किस मेनू या टैब में उपलब्ध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मेलिंग्स में। अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर दिया गया है कि हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। अब 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित किया गया है। तो आपको बताना है किसको समर्पित किया गया है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर यहाँ पर दिया गया कि ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न को। तो आइए अब हम लोग इंग्लिश के पोर्शन को कवर करते हैं जिसमें डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 76 और 77 के लिए कि दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट का पॉसिबल सिचुएशन ढूंढना है जो कि इससे ज़्यादा बेटर हो। यानी जो अंडरलाइन पार्ट में वर्ड दिया गया है उससे ज़्यादा बेटर पॉसिबल सिचुएशन ऑप्शन में से ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर दिया गया कि आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा बट फॉर की जगह पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए यानी एज फॉर। बट फॉर की जगह पर होना चाहिए एज फॉर होना चाहिए। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर की ही प्रेफर्ड डेथ रेदर देन इम्प्रिजनमेंट। तो आपको बताना है हम रेदर देन की जगह पर क्या होना चाहिए दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 ही प्रेफर्ड डेथ टू इम्प्रिजनमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको मिसस्पेल्ड वर्ड यहाँ से ढूंढना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इरिटेबल। इरिटेबल नहीं होता है बल्कि इरिटेबल होता है, TABLE होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 79 और 80 के लिए डायरेक्शन दिया गया जिसमें बताया गया कि सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट का अपोजिट इन मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो देखते हैं 79 नंबर। अब 79 नंबर यहाँ पर दिया गया कि ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। आपको बताना है कि क्रूड का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिफाइंड। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर दिया गया कि हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। आपको बताना है कॉन्फिडेंस का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 80 नंबर का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा कॉन्फिडेंस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिफिडेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक जिसमें आपको एरर फाइंड करना है दिए गए सेंटेंस में और बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं 81 नंबर का। 81 नंबर दिया गया कि ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर हैविंग मार्च्ड
tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। चौथा ऑप्शन दिया गया है नो एरर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्ट सी में एरर है। हैव की जगह पर होना चाहिए हैज होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 82 नंबर की, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल, फिर उसके बाद दिया गया मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर दियर कन्विक्शन, नो एरर। तो बताना है किस पार्ट में एरर है। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर दियर कन्विक्शन, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट सी। पार्ट सी में एरर है, पार्ट सी में एरर है और यहाँ पर दियर की जगह पर हिज का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, फॉर हिज कन्विक्शन, फॉर हिज कन्विक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है और चौथा ऑप्शन दिया गया है नो एरर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, किस पार्ट में एरर है। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्ट ए में एरर है। रिफ्लेक्ट्स के जगह पर होना चाहिए केवल और केवल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो है वो प्लूरल है, इसीलिए रिफ्लेक्ट भी यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको बताना है दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, द वेंडर इज सेटिंग, सेटिंग नहीं, यहाँ पर सेलिंग दिया गया है, ऑनियंस ऑन ए कार्ट। द वेंडर इज सेलिंग ऑनियंस ऑन ए कार्ट, इसका बताना है पैसिव वॉइस क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर टी की जगह पर एल एल होना चाहिए, सेलिंग। ठीक है, तो बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑनियंस आर बीइंग सोल्ड बाय द वेंडर ऑन ए कार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, जिसमें आपको सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस बनाना है। द प्लम्बर हैज नॉट येट फिक्स्ड द लीकेज इन द टैप। तो बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी द लीकेज इन द टैप हैज नॉट येट बीन फिक्स्ड बाय द प्लम्बर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 86 और 87 के लिए, कि जिसमें आपको सेंटेंस में दिए गए अंडरलाइन पार्ट का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो चलिए देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर दिया गया कि आफ्टर ए गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। तो आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी प्रेज। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया, हिज वर्क इज लॉर्डेबल। तो आपको बताना है लॉर्डेबल का यहाँ पर क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेज वर्दी। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर दिया गया कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है दिए गए सेंटेंस का। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। संगारिका सेड आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो जल्दी से इसका इनडायरेक्ट नरेशन बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संगारिका सेड दैट सी हैड पास्ड हर एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 89 से 92 के लिए, जिसमें आपको PQRS का करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया कि बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट विद इनट्रांसिगमेंट कस्टमर। तो आपको बताना है PQRS का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट सीक्वेंस बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद इनट्रांसिगमेंट कस्टमर बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा QS फिर P और R। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी QSPR। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 90 नंबर दिया गया, जिसमें इन द ईयर्स फॉलोइंग, ये P में दिया गया है, Q दिया गया है, इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड विया। तो आपको बताना है क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा PQRS का।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ईयर्स फॉलोइंग द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड विया लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा QPSR। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी QPSR। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको बताना है, सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल, तो उसको क्या कहते हैं, ए नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल, तो उसके लिए क्या एक शब्द होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी एसाइलम। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर दिया गया है ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। तो आपको बताना है इसके लिए एक वर्ड क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेलिंक्वेट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए 93 और 94 के लिए, जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस का अल्टरनेटिव मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो चलिए देखते हैं, 93 नंबर दिया गया काउंटिंग योर चिकन्स। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से क्या मीनिंग होगा, काउंटिंग योर चिकन्स का यहाँ पर क्या मीनिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, द आइसिंग ऑन द केक। तो आपको बताना है द आइसिंग ऑन द केक का क्या मीनिंग होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड एबव एंड ऑलरेडी गुड डील। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। आपको कुल मिलाकर के दिए गए ऑप्शनों में से ब्लैंक स्पेस का यहाँ पर भरना है। तो चलिए देखते हैं, देयर वाज ए टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज डिस्टिंक्ट, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस। तो बताइए क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर। देयर वाज ए टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पॉलिटी। देयर वाज ए टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज ए डिस्टिंक्ट पॉलिटी। अगला प्रश्न देखते हैं 96 से 100 तक। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 96 से लेकर के 100 तक डायरेक्शन दिया गया, जिसमें पैसेज दिए गए हैं और पैसेज को केयरफुली पढ़ करके आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 96 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। द वर्ल्ड हैज सीन अ ब्लैंक स्पेस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, agriculture production, industrial production, communication, medicine, education, etc. have seen blank space growth. अब आगे दिया गया, we can safely assume that the future is not as blank space as once appeared to be. उसके बाद आगे दिया गया, we are not by a vision of hungry hordes overwhelming world food resources. उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर, although is blank space that many people especially in developing countries are hungry, illiterate and blank space to disease. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। तो क्वेश्चन नंबर 96 ही दिया गया पैसेज में से कि द वर्ल्ड हैज सीन ब्लैंक स्पेस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। द वर्ल्ड हैज सीन अ ब्लैंक स्पेस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रिमेंडस। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर दिया गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन etc. हैव सीन ग्रोथ। तो अब आपको बताना है जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया गया उसमें क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनप्रेसिडेंटेड। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 98 नंबर। 98 नंबर दिया गया, वी कैन सेफली अज्यूम दैट द फ्यूचर इज नॉट एज फिर ब्लैंक स्पेस एज वंस अपीयर्ड टू बी। तो आपको बताना है क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से एज ब्लैंक स्पेस एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी as bleak as at once appeared to be। और अगला यहाँ पर दिया गया 99 नंबर के although it is फिर ब्लैंक स्पेस that the many people especially in developing countries। तो बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रू, although it is true that many people especially in the developing countries। और अगला यहाँ पर दिया गया है 100 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आर हंग्री इलिटरेट एंड ब्लैंक स्पेस टू डिजीज। तो बताना यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा, आर हंग्री इलिटरेट एंड ब्लैंक स्पेस टू डिजीज। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोन हो जाएगा, आर हंग्री इलिटरेट एंड प्रोन टू डिजीज।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।